नहीं 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 नहीं। लालटू, लालटू, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाया है, खाएगा नहीं बेटा? दादी अम्मा, ये तो क्या कह रहा है लालटू? सपने में तुझे दादी माँ की आवाज सुनाई देती है? हाँ रे आकाश, ये आजकल करीब करीब रोज होता है मेरे साथ। मैंने जब पिताजी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मन का वहम है। और क्या कहा पता है? क्या बोले? ये सब इसलिए होता है क्योंकि मैं रात को डरावनी कहानियां पढ़ता हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ वही कहानियां बनकर मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन मेरा यकीन कर, दादी अम्मा सपने में आकर पोते को लड्डू खाने के लिए कह रही है, पर ऐसी कहानी तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ी। ये अच्छा है, दादी अम्मा सपने में आकर पोते को लड्डू खाने के लिए कहती है। तुझे मजाक लगता है बोल्टू? जिस दिन ये तेरे साथ होगा ना, उस दिन पता चलेगा। अच्छा वरुण ताऊ, क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? मेरे साथ जो हुआ था आकाश, वो इससे भी बहुत भयंकर था, बहुत ही ज्यादा भयंकर। क्या हुआ था आपके साथ वरुण ताऊ? बताइए ना। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए बच्चू। ठीक है वरुण ताऊ, मैं अभी रामू चाचा के दुकान से आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। तो सुनो, तब मैं गोपालगंज का पोस्टमास्टर था। गोपालगंज में मैंने तकरीबन 5 साल बिताए थे। बहुत सारे लोगों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के नजदीक ही पड़ोसियों के घर जाकर समय बिताता था। अच्छे दिन कट रहे थे मेरे, पर उन्हीं में से एक आदमी के साथ मेरी गहरी दोस्ती हो गई। किसके साथ वरुण ताऊ, किसके साथ? प्रदीप बाबू के साथ। उनका पूरा नाम था प्रदीप कुमार चट्टराज। उम्र में मुझसे 2-4 साल बड़े ही होंगे, लेकिन बड़े खुले दिल के इंसान थे प्रदीप बाबू। पर उनके साथ ऐसी एक घटना घटेगी ये किसे पता था? क्या हुआ था प्रदीप बाबू के साथ? बताइए ना वरुण ताऊ। अरे बाबा, बताता हूँ, दम तो लेने दे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस दिन पोस्ट ऑफिस में काम का कुछ ज्यादा ही दबाव था, इसलिए काम निपटाते निपटाते बहुत देर हो चुकी थी। खैर छोड़ो, काम निपटाकर मैं घर लौटने लगा। ऐसे में पीछे से प्रदीप बाबू की आवाज आई। उसके बाद, पोस्टमास्टर साहब, अरे ओ पोस्टमास्टर साहब, जरा सुनिए तो। अरे आखिर क्या बात है, आपको आज इतनी देर हो गई? अरे कुछ मत पूछिए प्रदीप बाबू, आज काम का कुछ ज्यादा ही दबाव था। इसका मतलब आजकल लोग कुछ ज्यादा ही चिट्ठियां लिख रहे हैं, क्यों? हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। पर आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था पोस्टमास्टर साहब, इंतजार। किसका इंतजार कर रहे थे? अरे एक अच्छे दोस्त का पोस्टमास्टर साहब। अब आप जो मिल गए तो मेरा इंतजार खत्म हुआ, समझे या नहीं? माफ कीजिएगा, पर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सीधी बात तो मैंने सीधे तरीके से ही कही पोस्टमास्टर साहब। क्यों, आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं? बताइए। हाँ, बिल्कुल, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ। तो फिर अब चलिए। लेकिन कहाँ? चलिए तो सब पता चल जाएगा। आइए चलिए। इतनी रात गए, प्रदीप जी आपको कहाँ लेकर गए वरुण ताऊ? इसका खुलासा मैं अभी नहीं करने वाला आकाश। पूरी घटना सुनने के बाद तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ, पोस्टमास्टरी करते हुए मुझे जीवन में कई तरह के अनुभव हुए, लेकिन उस रात का अनुभव मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। नहीं, कभी नहीं। तब धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। चलते चलते प्रदीप बाबू से आखिरकार मैंने पूछा, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं प्रदीप बाबू? क्योंकि ये तो आपके घर का रास्ता नहीं है। हाँ, आपने ठीक ही कहा, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है, ये स्टेशन जाने का रास्ता है। इतनी रात गए, अब आप मुझे लेकर स्टेशन जाने वाले हैं? क्या बात है, आपको कहीं जाना है क्या? मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा सकता पोस्टमास्टर साहब। अरे आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं प्रदीप बाबू? क्योंकि आपको पहले कभी इस तरीके से बात करते हुए नहीं सुना। मैं अब वो पहले वाला प्रदीप नहीं रहा पोस्टमास्टर साहब। अब मैं बहुत बदल गया हूँ, इसलिए मेरे बात करने का तरीका भी बदल गया है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं आपको हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैं सिर्फ एक मामले में आपकी मदद चाहता हूँ।
और इसलिए मैं आपको स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। आपको मेरी मदद चाहिए? आखिर बात क्या है? ये तो आपको वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। अजीब बात है, वो आपको साथ में लेके जा रहा है लेकिन फिर भी नहीं बता रहा क्यों लेके जा रहा है। अजीब है। हाँ, उस वक्त तक प्रदीप बाबू ने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन चलते चलते अचानक मुझे जैसे ठंड सी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। ये बात प्रदीप बाबू को बताते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। वे बोले, ऐसी सुनसान गहरी रात में ठंड तो लगेगी ही, यही तो स्वाभाविक है ना? लेकिन वो पैरों की आवाजें, वो तो स्वाभाविक नहीं है ना प्रदीप बाबू? कौन कहता है कि स्वाभाविक नहीं है? रात के समय आसमान में तारे दिखते हैं, लेकिन दिन के उजाले में नहीं दिखते। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि दिन के समय आकाश में वो तारे नहीं होते। तारे अपनी ही जगह पे रहते हैं पोस्ट मास्टर साहब, जैसे वो आवाजें रहती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं सुन पाते हैं। चलिए चलिए, ये सब बातें छोड़िए और मेरे साथ जल्दी से स्टेशन की ओर चलिए। जल्दी से पहुंचना पड़ेगा हमें वहाँ पर। ये क्या, देखते ही देखते रात के तो 12 बज गए। अब इस वक्त हम स्टेशन पर जाकर क्या करेंगे? इतनी रात को तो कोई ट्रेन भी नहीं मिलेगी। मिलेगी पोस्ट मास्टर साहब, आज मिलेगी। स्टेशन पर जाकर आपने क्या देखा वरुण ताऊ? क्या सच में स्टेशन पर कोई ट्रेन मिली आपको? मिली, पर सच कहूँ तो करीब 5 साल मैंने गोपालगंज में बिताए थे, लेकिन रात के 12 बजे स्टेशन पर मैंने किसी ट्रेन को खड़े होते हुए नहीं देखा। मेरे मन में कौतूहल जागा। मैं स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर भागा। वहाँ देखा स्टेशन मास्टर के ऑफिस का दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाने पर देखा, दरवाजा खोलिए, अंदर कौन है? स्टेशन मास्टर साहब, दरवाजा खोलिए प्लीज। कौन है आप? इतनी रात को आपको क्या चाहिए? जानना चाहता था कि, बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहता था कि ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है। जहाँ आप जाना चाहें वहाँ ये ट्रेन पहुँचा देगी। ट्रेन अभी छोड़ देगी पोस्ट मास्टर साहब, जल्दी से चलिए। ये ट्रेन छूट गई तो अब कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। लेकिन हमने तो अब तक टिकट ही नहीं काटा। किसी टिकट की जरूरत नहीं, आप जाइए उनके साथ। ये क्या, स्टेशन मास्टर ने भी आपको सही सलाह नहीं दी? एक रहस्यमय घना कोहरा पूरे स्टेशन को अपने कब्जे में ले चुका था और मुझे ये महसूस हो रहा था कि स्टेशन पर हम दोनों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। वे कौन थे वरुण ताऊ? ढेर सारे भूतिए साए जो मेरी आंखों के सामने से आ जा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें छू नहीं पा रहा था। उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? क्या आप ट्रेन पे चढ़े? ये कहना सही होगा कि चढ़ने पे मजबूर हुआ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रदीप बाबू। और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक जरा सा इंतजार, फिर सब समझ में आ जाएगा। मुक्तिगढ़, यहाँ पर क्या है प्रदीप बाबू? वो देखिए, वहाँ पटरियों के ऊपर इतने सारे लोग क्यों हैं प्रदीप बाबू? खुद ही देख लीजिए। क्या है वहाँ पर? आप लोग भीड़ करके क्या देख रहे हैं? हटिए हटिए। अरे देखिए ना, किसकी लाश पड़ी है वहाँ पर। प्रदीप बाबू! अरे आप उनको पहचानते हैं क्या? हाँ, ये तो हमारे गोपालगंज के प्रदीप बाबू हैं। पर इनकी ये हालत कैसे हुई? बताइए। कुछ देर पहले ही तो ये मेरे साथ थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये कैसे? अलविदा दोस्त, अलविदा। मतलब अब तक आप जिससे बात कर रहे थे वो असल में प्रदीप बाबू की आत्मा थी? प्रदीप बाबू की आत्मा। उन्होंने इसलिए ये सब किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी अंत्येष्टि मेरे ही हाथों हो।
कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त बहुत ही डर लगने लगता है ना वरुण जेठू? बस कब्रिस्तान के पास से गुजरने से ही इतना डर रहे हो। मेरी हालत में होते तो क्या करते? आपके जैसी हालत मतलब? आप क्या कहना चाहते हो वरुण जेठू? एक घटना, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जल्दी चलो, क्लब हाउस में जाके बैठते हैं, फिर शुरू करेंगे कहानी। अभी चलो चलो। अब बताओ ना वरुण जेठू, आपके साथ क्या हुआ था? ये तब की बात है जब मैं रंगमती नाम की एक जगह पर पोस्ट मास्टर की नौकरी करता था। रंगमती? वाह, कितना खूबसूरत नाम है। जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर था वो गांव। लाल माटी, छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ था रंगमाती गांव। छुट्टी के दिनों में मैं और नारू उस पहाड़ी में जाके समय बिताते थे रंगमाती गांव में। ये नारू कौन है वरुण जेठू? नारू मेरे घर में काम करता था, रंगमाती में ही रहता था। फिर क्या हुआ? फिर एक बरसात की शाम को मैं और नारी मिलके उसी एक पहाड़ में जाकर बैठे। साहेब, घर चलिए साहेब, आसमान ठीक नहीं लग रहा। अरे थोड़ी देर बाद चलते हैं, पर आज के दिन यहाँ ज्यादा ना रहना ही अच्छा होगा साहेब। क्यों, आज क्या है? आज वड्रा महीने का मास है साहेब, इसीलिए यहाँ ज्यादा देर ना रहना ही अच्छा होगा। अमावस्या है तो क्या हुआ? आज के दिन शाम के वक्त किसी के रोने की आवाज आती है वहाँ से। इस पहर में रोने की आवाज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? खराब वराब तो ना हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप अभी चले यहाँ से, जिद मत कीजिए। नहीं नारू, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं रोने की आवाज सुन ना लूं। क्या क्या समझ रखा है मुझे? तुम ये सब बातें मुझे बताओगे और मैं मान लूंगा? सुनाई दे रहा है आपको साहिब? सुनाई दे रहा है? ये कौन हो रहा है नारू? पता नहीं, इस महीने की अमावस्या की रात को रोने की आवाज बहुत लोगों ने सुना है। सभी ने सुना है, पर मैं पता लगा के रहूंगा कि आवाज कहां से आ रही है और कौन ऐसे रो रहा है। हाँ, इधर से आ रही लगता है। साहेब, उधर बच जाइए साहेब। क्यों, क्या है वहां पे? भूत? देखो नारू, मैं भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता हूँ। उधर बहुत पुराना एक अंग्रेज का कब्रिस्तान है। तुम क्या कहना चाहते हो? वो रोने की आवाज इस कब्रिस्तान से आ रही है? हाँ साहब, कब्रिस्तान से ही आ रही है। तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं साहेब, कब्रिस्तान मत जाइए, मत जाइए। नहीं नारू, मैं तो जाकर ही रहूंगा। अपने कब्रिस्तान में जाके क्या देखा वरुण जेठू? रोने की आवाज सुनते सुनते मैं कब्रिस्तान के अंदर गया। मेरे पीछे नारू भी था। अचानक हमारे सामने एक आदमी आया। उसके हाथ में हैरिकेन था और वो वहां पर खड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुम लोगों को? पहले बताएं, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर अपना भला चाहते हो तो अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। हाँ साहब, चलिए यहाँ से, आपको यहाँ खतरा हो सकता है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। बिना ये जाने कि ये रोने की आवाज किसकी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा नारू, कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बताइए, बोलिए, आप मुझे बताइए कि दर्द भरी आवाज में कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? आप जान के क्या करेंगे? जो रो रहा है वो अपने सामने कभी भी नहीं आएगा, समझे? सामने क्यों नहीं आएगा? वो अब और कभी नहीं आ पाएगा। कभी भी अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता पाएगा। पर मुझे सब पता है, सब। आपको सब पता है? फिर मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? बोलो, बताओ। ठीक है, आप लोग आइए मेरे साथ। कब्र खाने के पास में ही एक टूटा हुआ घर है, वहाँ जाके बात करते हैं, ठीक है? टूटा हुआ घर?
ठीक है चलो। नहीं साहब मत जाइए, इसके साथ मत जाइए। आप घर चलिए अभी। मत जाइए साहब, मत जाइए, मैं कहता हूँ मत जाइए। नहीं तुम शांत हो जाओ नारू, मैं सच जाने बिना कहीं नहीं जाने वाला। बताइए मुझे क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब। बहुत साल पहले की बात है, इंग्रेज जामुल की कथा। हाँ, इंग्रेज जामुल? इंग्रेज जामुल। तब अंग्रेज भारत में थे। तब अंग्रेजों के अत्याचार से गांव के सभी लोग परेशान थे। सबके मन में बदले की आग जल रही थी और इसके लिए लोगों को मुक्ति चाहिए थी, और इसी आग को लेकर विरोध किया था और इसका नेतृत्व किया था मुनिया ने। मुनिया? पर ऐसे किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना है। देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आपको इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलेगा बाबू। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो समय समय के साथ मिट गई। आपको पता है, मुनिया की कथा भी उनमें से ही है। किंतु आपको जानने में हैरानी होगी, मुनिया की सर की कीमत दी गई थी उस समय 10,000 रुपए, जिंदा हो या मुर्दा। पर मुनिया ने ऐसा क्या किया था कि उसको मार डालने की इतनी ज्यादा कीमत दी गई थी? मुनिया ने क्या किया? तो सुनिए। एक रात मुनिया और कुछ लोगों ने पुलिस थाने में हमला किया और कहा, साहेब चौकी में हमारे भाई बहनों को लेकर अत्याचार किया गया है। उसी चौकी को आज मैं जला डालूंगा उसे मैं। आक्रमण! देखते देखते पूरा थाना जल के राख हो गया। पुलिस के लोग मुनिया पे बहुत गुस्सा थे। सभी मुनिया को ढूंढ रहे थे। फिर मुनिया के ही ग्रुप के गद्दार ने पैसों के लालच में मुनिया का पता पुलिस को दे दिया। उसे इस घर से पकड़कर इस घर से दूर ले जाया गया। इस घर से? आप अभी जहां बैठे हुए हो, इसी जगह में ही मुनिया छुपा हुआ था। और उसी दिन वो 10-12 पुलिस वाले आकर यहीं से मुनिया को कब्रिस्तान ले गए। इसके बाद यूसैन, तूने हमारा थाना जला दिया, अब हम तुझे जलाएंगे। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे मुनिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस तरह मुनिया शहीद हो गया अपने पति की मर जाने खबर सुनते ही। रोते रोते रूपा यहाँ आई। उसके बाद फिर रूपा कभी भी इस कब्रिस्तान से नहीं मिली। मुनिया की याद में रूपा यहीं पर रोती रहती थी। फिर एक दिन वत्र माही के ऐसे एक अमावस्या की रात में रूपा गुजर गई और तब से ही रूपा की आवाज इस कब्रिस्तान में गूंजती रहती है। किंतु आपको इतना कुछ कैसे पता है? कौन है आप? मुझे? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? ये क्या, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? आपको सुनाई दे रहा है? वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। ये क्या हो रहा है? वो तो मुनिया को बुला रही है। हाँ, वो मुझे बुला रही है, अब मुझे बुला रही है। रूपा, आ रहा हूं मैं। रूपा, आ रहा हूं रूपा। मुनिया? मतलब मैं इतनी देर से जिससे बातें कर रहा हूँ वो कोई और नहीं मुनिया है। वो रोने की आवाज रूपा की थी। देखते ही देखते सुबह हो गई थी। पंछी गा रहे थे। मैं और नारू धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरते और घर चले गए। उसके कुछ दिन बाद मैं भी रंगामाटी छोड़कर यहाँ चला आया। पर मैंने सुना है कि अभी भी अमावस्या की रात को उस कब्र के आसपास से रोने की आवाज सुनाई देती है। मुनिया की आवाज ऊपर से आती है। सुनाते हैं सब लोग, बताते हैं।